हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जैसा कि हम पढ़ रहे थे अपनी पहली वीडियो में, हम सब कुछ पढ़ा चुके हैं और ये उस वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, देन उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं आज ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व ऑफ ट्रांसफर कंपनी ऑन अमेलगमेशन। मतलब जब कंपनियां अमेलगमेट होती हैं तो उनकी बुक में रिजर्व की क्या ट्रीटमेंट होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, मर्जर के केस में क्या ट्रीटमेंट होती है रिजर्व की, चलिए देखते हैं। आइडेंटिटी ऑफ द रिजर्व इज प्रिजर्व्ड एंड दे अपीयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ट्रांसफरिंग कंपनी in the same form in which they appeared in the financial statement of the transfer company। मतलब क्या होता है जब अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है, मतलब दो कंपनियां क्या होती हैं आपस में अमेलगमेट होती हैं और पुरानी कंपनियां आपस में क्या हो जाती हैं, वो लिक्विडेट में चली जाती हैं। तो जो भी रिजर्व एक ट्रांसफरर कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा रखा था उसी वैल्यूज पे ट्रांसफरी कंपनी को उन रिजर्व को क्या करना होता है, प्रिजर्व करना होता है। ठीक है। और परचेज के केस में क्या होता है, अगर अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है, आइडेंटिटी ऑफ द रिजर्व अदर देन स्टैट्यूटरी रिजर्व इज नॉट प्रिजर्व। इसमें क्या होता है, जो भी रिजर्व होती है वो सेम वैल्यूज पर जैसे ट्रांसफर कंपनी ने दिखा रखी थी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उस वैल्यू पे प्रिजर्व नहीं होती हैं अदर देन स्टैट्यूटरी रिजर्व। मतलब अगर कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व है जो स्टैट्यूट के द्वारा रिक्वायर्ड है तो वो तो सेम वैल्यूज पे हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी रिजर्व जो है वो सेम वैल्यू पे प्रिजर्व नहीं हो सकती। द अमाउंट ऑफ द कंसिडरेशन इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द नेट असेट ऑफ द ट्रांसफर कंपनी acquired by the transferee company. If the result of the computation is negative, the difference is debited to the goodwill arise on the amalgamation, and if the result of the computation is a negative, then difference is credited in the capital reserve। मतलब ये क्या बोलता है, जैसे कि हमारे जो नेट एसेट होते हैं, नेट एसेट का क्या मतलब होता है, जितने भी हमारे एसेट होते हैं ना उसमें से हम क्या करते हैं, आउटसाइडर लाइबिलिटीज को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद जो बचता है ना वो हमारा नेट एसेट होता है। ठीक है। अब क्या करना है, जो भी हमारे नेट एसेट होंगे उसमें से हम क्या करेंगे, कंसिडरेशन को लेस करेंगे। ठीक है। जो भी कंसिडरेशन को लेस करने के बाद आता है यहाँ पे, अगर वो पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब है हमारी रिजर्व हुई है वो। ठीक है, रिजर्व में ट्रांसफर करना है और इसका अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो वो गुडविल होती है, तो उसको हम एज अ गुडविल ट्रीट करेंगे, हम उसको क्या मानेंगे, असेट मानेंगे। तो ये ट्रीटमेंट इसकी बुक में होती है। ठीक है। अब देखते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व क्या होती हैं। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स रिटेन देयर आइडेंटिटी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी इन द सेम फॉर्म इन विच दे appeared in the financial statement of the transfer company so long as their identity is required to be maintained to comply with relevant statute। तो मतलब वही है, इसमें क्या होता है कि जो भी स्टैट्यूटरी रिजर्व होती है उनकी आइडेंटिटी जो होती है वो सेम मैनर में हमें क्या करनी पड़ती है, प्रिजर्व करनी पड़ती है एज जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाई होती है ट्रांसफर कंपनी ने। ठीक है। और ये वो रिजर्व्स होती हैं जो स्टैट्यूट के द्वारा रिक्वायर्ड होती है, उनके लिए रिलेवेंट होती हैं। ठीक है। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स आर रिकॉर्डेड in the financial statement of the transferee company by corresponding debit to suitable account head and amalgamation adjustment account which present a separate line under the reserve and surpluses। ठीक है। इसमें क्या करना होता है कि जो भी आपकी स्टैट्यूट रिजर्व होती है वो तो आपकी क्रेडिट हो जाती है, तो हमें डेबिट क्या करना होगा, उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट खुलता है जिसे हम अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व कहते हैं, उसे हमें डेबिट करना होता है। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट हमारा है व्हेन द आइडेंटिटी ऑफ द स्टैट्यूट रिजर्व इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन बोथ द रिजर्व एंड अफोर्सेड अकाउंट्स आर रिवर्स। अगर हम उसको लॉन्ग टाइम पीरियड तक उसे मेंटेन नहीं कर सकते तो क्या करना होगा, सारे अकाउंट्स को जो भी हमने डेबिट क्रेडिट किए होते हैं रिवर्स कर देते हैं। ठीक है। फिर आती है बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। तो बैलेंस का क्या करेंगे, अगर एक जो ट्रांसफर कंपनी है उसके बुक में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है उसका बैलेंस है, उसका क्या करना है। तो सेम दो ही क्लासिफिकेशन इसकी होगी। पहला हमारा होता है अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। ठीक है। मर्जर के केस में क्या होता है, इज एग्रीगेटेड विद द कॉरेस्पॉन्डिंग बैलेंस अपीयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी के पास भी कुछ अपने बैलेंसेस होते हैं तो उसमें जाके क्या कर देंगे, एग्रीगेट कर देंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। अगर प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसमें एडजस्टमेंट कर देते हैं, या तो सेम जो भी ट्रांसफरी कंपनी का बैलेंस होगा उसमें एग्रीगेट करेंगे या फिर अदर
जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन इन द नेचर ऑफ परचेज में क्या होगा, जो भी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होता है ना, वो अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देता है। मतलब उसका अपने आप में कुछ नहीं रहता, क्योंकि हमने बोला था कि या तो गुडविल होती है या तो रिजर्व होती है। ये चीज देखते हैं हम इसके अंदर। चलिए अब पढ़ते हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अभी हमने बोला था जब भी हम नेट एसेट निकालते हैं तो नेट एसेट में से हमें क्या करना होता है, कंसिडरेशन को लेस करना होता है इन केस ऑफ मर्जर। तो मर्जर के केस में, परचेज के केस में जब हम नेट एसेट में से कंसिडरेशन को लेस करते हैं, तो अगर आंसर नेगेटिव आता है, इसका मतलब है वो गुडविल है। तो गुडविल की क्या ट्रीटमेंट करनी है, चलिए देखते हैं। गुडविल अराइज ऑन अमैलगमेशन represent a payment made in the anticipation of the future income, and it is appropriate to treat it as an asset to be amortized on a सिस्टमैटिक बेसिस ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो सीधी सी बात है, गुडविल क्या है हमारी, एक एसेट, और आपको पता है कि एसेट क्या होता है, अमोर्टाइज्ड होता है। ठीक है, तो इस गुडविल को भी हमें क्या करना है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसे अमोर्टाइज्ड करना पड़ेगा। दूसरा है, ड्यू टू नेचर ऑफ द गुडविल इट इज फ्रिक्वेंटली डिफिकल्ट टू एस्टिमेट इट्स यूजफुल लाइफ विद अ रीजनेबल सर्टेनिटी। पता है, क्योंकि ये गुडविल है और इसकी यूजफुल लाइफ निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, उसका एस्टिमेशन लगाना। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट टू अमोर्टाइज द गुडविल ओवर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 years अनलेस लॉन्गर पीरियड कैन बी जस्टिफाइड। मतलब हमें 5 साल से ज्यादा के लिए उसे अमोर्टाइज नहीं कर सकते। अगर कोई लॉन्गर पीरियड जस्टिफाइड है तो कर सकते हैं, अदरवाइज 5 साल से ज्यादा अमोर्टाइज नहीं करना है। फिर बात कर लेते हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की, क्या क्या डिस्क्लोजर होते हैं इसके केस में। फॉर द अमैलगमेशन on the following disclosure are considered appropriate in the first financial statement following amalgamation। सबसे पहले क्या क्या दिखाना होगा जब भी हमारी अमैलगमेशन होता है, तो हमें क्या क्या दिखाना पड़ता है। नेम एंड जनरल नेचर ऑफ द अमैलगमेटिंग कंपनी, जो भी कंपनी बनी है, रिजल्टिंग कंपनी है, ट्रांसफरी कंपनी है, उनका बिजनेस क्या है, उनका नेम क्या है। ठीक है, अफेक्टिव डेट क्या है अमैलगमेशन की, अकाउंटिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, अफेक्टिव डेट पता होनी चाहिए कि अफेक्टिव डेट कब से मानेंगे अमैलगमेशन का। थर्ड, मेथड ऑफ अकाउंटिंग यूज टू रिफ्लेक्ट द अमैलगमेशन, अमैलगमेशन को करने के लिए आपने कौन सा मेथड यूज किया है। फोर्थ पॉइंट है, पर्टिकुलर्स ऑफ द स्कीम ऑफ सैंक्शन अंडर स्टैट्यूट, स्टैट्यूट के अंदर अगर आपने कोई स्कीम को सैंक्शन किया है तो वो भी आपको डिस्क्लोजर देना होता है। फॉर द अमैलगमेशन अकाउंटेड for the under pooling of interest method of the following additional disclosure are the considered appropriate in the first financial statement following। मतलब जब आपका pooling of interest method आप यूज करते हैं ना, तो उसमें कुछ additional disclosure भी आपको देने होते हैं, अभी जो हमने 5 पढ़े इसके अलावा भी। ठीक है, पहला होता है डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ शेयर्स इशूड टुगेदर विद द परसेंटेज ऑफ ईच कंपनीज इक्विटी शेयर्स एक्सचेंज टू अफेक्ट द अमैलगमेशन। मतलब जितने भी नंबर ऑफ शेयर, हमें पता है कि पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड मर्जर के केस में क्या होता है, कंसिडरेशन जो होती है वो बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में ही होती है। तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपने इशू किए हैं उसका डिस्क्रिप्शन देना होता है। सेकेंड पॉइंट है, अमाउंट ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन द कंसिडरेशन एंड द वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफिएबल एसेट एक्वायर्ड एंड ट्रीटमेंट देयर ऑफ, की जो भी आपका नेट कंसिडरेशन के बीच में कोई भी डिफरेंस आया आपके एसेट के बीच में और कंसिडरेशन के बीच में, तो वो भी आपको रिफ्लेक्ट करना, और आपने क्या ट्रीटमेंट उसकी करी है ये भी आपको बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे पढ़ते हैं परचेज मेथड अगर आपने फॉलो किया है तो उसमें क्या एडिशनल डिस्क्लोजर देनी है। पहला है कंसिडरेशन फॉर द अमैलगमेशन, ये तो पता है क्योंकि परचेज के केस में हमें क्या देना होता है, कंसिडरेशन देना होता है, चाहे वो एसेट के फॉर्म में हो, कैश के फॉर्म में हो, इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में हो, हमें देना ही है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंसिडरेशन पेड और कंटीजेंटली पेबल, कि कैसे हम उसको पे कर रहे हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ any differences between the consideration and the value of net identifiable asset as acquired and the treatment thereof including the period of amortization of any goodwill arise on amalgamation। मतलब अमाउंट ऑफ डिफरेंस आपको बताना है कि कंसिडरेशन और वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफिएबल एसेट में क्या डिफरेंसेस है और क्या ट्रीटमेंट आपके करनी है। क्योंकि नेट एसेट को हम जब माइनस करते हैं कंसिडरेशन में से तो क्या होता है, या तो रिजर्व होती है या गुडविल, गुडविल होगी तो अमोर्टाइज्ड करनी होती है, नेट एसेट है तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू।